हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की और हिंदी में टॉपिक रहेगा शब्द पढ़ाने से पहले मैंने आपको वाक्य पढ़ाया है जो हम अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। वाक्य क्या हैं, वाक्य किसे कहते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है, ये सारे हम कर चुके हैं। संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मय आदिबोधक, रीतिवाचक। वो सब करने के बाद हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं। टॉपिक का नाम है शब्द। सबसे पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिसमें पहला प्रश्न मेरा रहेगा, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? तो आंसर रहेगा ध्वनि, जो है वर्ण। ठीक है, वर्ण से बड़ा क्या है? आंसर आएगा शब्दांश। शब्दांश से बड़ा क्या है? आंसर रहेगा शब्द। ठीक है, शब्दांश से बड़ा क्या है? शब्द है। पहले इसे नोट कीजिए, आगे करवाती हूं आपको। शब्दांश से बड़ा क्या है? शब्द। आगे आता है, शब्दांश से शब्द से बड़ा क्या है, या शब्द का बड़ा रूप क्या है? वाक्यांश। वाक्यांश का बड़ा रूप क्या है? वाक्य। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं वाक्य किस पर निर्भर करता है? वाक्यांश पर। वाक्यांश किस पर निर्भर करता है? शब्द पर। शब्द किस पर निर्भर करता है? शब्दांश पर। और शब्दांश किस पर निर्भर करता है? वर्ण पर। तो यानी भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? वो है हमारा ध्वनि यानी वर्ण। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास क्वेश्चन आता है, वाक्यांश का बड़ा रूप क्या है? वाक्यांश। वाक्यांश का बड़ा रूप मैंने अभी बताया आपको, वाक्य है। और वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य मिलकर बनाते हैं हमारा गद्यांश या पद्यांश। अगर कविता के रूप में कर रहे हो तो पद्यांश बनेगा, अगर आप कहानी के रूप में कर रहे हो तो गद्यांश बनेगा। यानी वाक्य के मिलने के बाद जो बनता है उसे गद्यांश कहते हैं या पद्यांश कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने टॉपिक लिखा है आज का शब्द, तो शब्द से पहले हमें शब्द की परिभाषा देनी है। शब्द की परिभाषा क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे ऐसे वर्ण जिनको मिलाकर एक अर्थ युक्त शब्द बने। जैसे मैंने बनाया न म क, तो अर्थ है नमक शब्द का, तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द। अगर मैं लिख दूं म न क, अब मैंने शब्द तो बना लिया मनक, पर क्या ये मीनिंग दे रहा है? नहीं, तो ये क्या है? निरर्थक है।
ठीक है, यानी हमें शब्दों का एक ऐसा समूह बनाना है, एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसका अर्थ होता है, वही क्या कहलाता है, आपका शब्द कहलाता है, क्योंकि वही शब्द एक परफेक्ट शब्द बनता है जो कोई अर्थ देता है, यानी जिसका कोई अर्थ होता है। आगे जो हमारे पास आता है शब्द के भेद। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या रचना के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर हमारे शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। वो कौन से हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब इनको हम एक एक कर कर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब पहला उठा लेते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी ढीठ। ठीक है, रूढ़ को हम ढीठ भी बोल सकते हैं। अब ढीठ हैं तो टस से मस नहीं होंगे, तो ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अथवा तोड़ते हैं तो अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम इन्हें तोड़ ही नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम इन्हें तोड़ भी देते हैं, 2 भागों में बांट भी देते हैं, तो ये अर्थ नहीं देते, इसलिए लिखा है मैंने अर्थहीन हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, किताब पुस्तक हुई हमारी। ठीक है, अब मैं किताब को तोड़ नहीं सकती। अगर तोड़ती भी हूं की प्लस ताब, तो ना तो की का अर्थ निकलता है और ना ही ताब का अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या बन गए? अर्थहीन बन गए। जब तक ये इकट्ठे थे, जुड़े हुए थे, तब तक हमें अर्थ दे रहे थे। तो ये शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ गए। जूता तोड़ नहीं सकते, घर तोड़ नहीं सकते, घर, घ का अर्थ नहीं निकल रहा है, र का अर्थ नहीं निकल रहा है, जू प्लस ता कर देती हूँ तभी ये क्या है? अर्थहीन है। तो ये ऐसे शब्द हैं जब तक इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं, तब तक ही अर्थ दे रहे हैं, टूटने के बाद ये अर्थहीन हो जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा होता तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, मेरी वीडियो को शेयर करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मेरा मन करेगा कि मैं आपको जोश के साथ पढ़ाऊँ। तो ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता या तोड़ते हैं तो अर्थहीन हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। दूसरा है यौगिक शब्द। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैसे बना है शब्द? योग प्लस इक। योग शब्द में इक प्रत्यय को जोड़ा गया है। योग शब्द में इक प्रत्यय को जोड़ा गया है, और इक प्रत्यय जब भी
किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो आगे वाले वर्णों में परिवर्तन लाता है। जैसे योग में छोटा ओ था तो जब इक जुड़ा तो बड़ा बन गया, और यौगिक ई ये रहा छोटा और क ये रहा, ऐसे बना है हमारा शब्द यौगिक। आपसे कहें यौगिक शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए तो आपको पता होना चाहिए योग प्लस इक यौगिक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब ये यौगिक शब्द होते कैसे हैं? जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ होता है अलग होने पर भी अर्थ देते हैं। यौगिक शब्द प्राय यानी ज्यादातर दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, और अलग करने पर भी दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। ठीक है, निकलता है। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, और जब हम इन्हें दो भागों में तोड़ते हैं यानी दो भागों में अलग अलग करते हैं तो दोनों भागों का अर्थ निकलता है, जिससे ये क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, आपको पता है पुस्तकालय कैसे बना है? पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, पुस्तक यानी किताब, आलय मीन्स घर, किताबों का घर। तो आलय का मीनिंग घर है और पुस्तक का मीनिंग किताब है। देखिए इकट्ठा है तो क्या मीनिंग दे रहा है? पुस्तकों का घर। अलग किया तब भी वही मीनिंग दे रहा है, पुस्तकों का घर। तो ये कौन से हैं? यौगिक हैं, यानी दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाएंगे तभी योग लिखा है, और फिर अलग करने पर दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ देंगे तभी क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। आपको यौगिक पढ़ते हुए कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, क्या याद आ रहा है? मैंने आपको समास पढ़ाया था और समास में आपको कर्मधारय समास करवाया था। ये ट्रिक लगा लीजिए, जो मर्जी लगा लीजिए। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए। अब पुस्तकालय में विशेषता है क्या? पुस्तकों का घर। तो यही विशेषता वाले शब्द किस में आते हैं? कर्मधारय में आते हैं। और यहाँ भी देखो कि आपका पुस्तकालय शब्द क्या है? यौगिक है। यानी आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, जहां भी किसी की विशेषता बताई जाए या जितने भी कर्मधारय शब्द के या समास के एग्जाम्पल हैं, जितने भी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं वो किस में आते हैं? यौगिक में आते हैं। कर्मधारय समास जैसे मैंने लिख दिया स्वर्ण लता, आप विग्रह करोगे स्वर्ण प्लस लता। स्वर्ण लता का मीनिंग क्या है? बेल कैसी है? सोने जैसी। स्वर्ण का मीनिंग भी सोना और लता का मीनिंग भी बेल, तो वही अर्थ दे रहा है जो ऊपर स्वर्ण लता का है। तो कौन सा समास है? कर्मधारय। और शब्द पूछे कौन सा है? यौगिक है। तो यही ट्रिक है आपकी कि जितने भी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल आते हैं वो सब शब्द कैसे होते हैं? यौगिक होते हैं। ठीक है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उम्मीद कर रही हूँ रूढ़ शब्द यानी जो टूटते ही नहीं, ढीठ होते हैं और आप गलती से उन्हें तोड़ भी देते हो तो अर्थ देना बंद कर देते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक जो योग से बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है और दोनों शब्द मिलकर वही अर्थ देते हैं जो एक शब्द का होता है, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट भी कर लिया होगा और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़
अब देखिए, जब मैंने बोला योग रूढ़, योग का किससे बना है? योग प्लस रूढ़ से। ठीक है, योग क्या हुआ? जोड़ना, यानी वही यौगिक। और रूढ़ क्या हुआ? ढीठ, जो हमने सबसे पहले किए थे, ढीठ। अब एक देखिए आप, कौन से हैं जो जुड़ेंगे? एक शब्द तो अर्थ नहीं देगा, यानी तोड़ा ही नहीं जाएगा, और तोड़ दें तो अर्थ नहीं देगा। दूसरा जोड़कर बनेगा। ठीक है, अब योग रूढ़ क्या हुए? ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर तीसरा अर्थ मिले। योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, यानी जब हम उन्हें तोड़ देते हैं, उन शब्दों से हमारा इशारा किसी थर्ड पर्सन की तरफ हो रहा है, तीसरे अर्थ की तरफ हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। और तीसरा अर्थ हमारा एक समास भी देता है। ठीक है, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। वो भी तो वही है जहां ना तो पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा समास योग रूढ़ के अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास यौगिक के अंतर्गत आता है? तो आपका कर्मधारय समास। अब योग रूढ़ की बात चल रही है। योग रूढ़ में क्या होगा? जो जिन्हें तोड़ने पर तीसरा अर्थ मिले, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे गजानन। ठीक है, गज प्लस आनन। गज मीन्स हाथी, देखो रूढ़ है, मैं तोड़ ही नहीं सकती। ठीक है, आनन मीन्स सिर। तो सिर किसके जैसा है? हाथी जैसा। तो हाथी जैसा सिर किसका है? गणेश जी का। तो गणेश जी कौन सा अर्थ है? तीसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है तो कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया कि जब शब्दों को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने पर तीसरा अर्थ मिलता है तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जब शब्दों को तोड़ दिया जाता है और किसी विशेषता का पता चलता है तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में आने वाले शब्द किस प्रकार के हैं? यौगिक शब्द हैं। यही हमने पढ़ा है। अब मैंने आपके सामने लिख दिया दशानन। ठीक है, 10 प्लस आनन कौन है? रावण। क्लियर हो गया? तो तीसरा अर्थ दे रहे हैं, कौन सा शब्द है हमारा? योग रूढ़ शब्द है। आपके पास आ गया पीतांबर। पीतांबर, श्वेतांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, त्रिनेत्रधारी। ठीक है, त्रिनेत्र, डिफरेंस बताऊंगी दोनों का। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, आप लिख सकते हो नीलकंठ, आप लिख सकते हो वैदेही। अब देखिए, पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यानी पीले वस्त्र। किसके? विष्णु जी के। कौन सा शब्द? योग रूढ़। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, माँ सरस्वती। सफेद हैं वस्त्र जिनके, माँ सरस्वती, योग रूढ़ शब्द। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाले, महादेव, योग रूढ़ शब्द। त्रिनेत्र, सिर्फ 3 नेत्रों की बात की है और वो विशेषता है, हमें ये नहीं बताया 3 नेत्रों को धारण करने वाले। 3 नेत्र, 3 नेत्र विशेषता है और विशेषता होने की वजह से कौन सा शब्द हुआ? यौगिक। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, महादेव। तो आंसर क्या रहेगा?
योगरूढ़, ठीक है। और नीलकंठधारी, ठीक है, नीले कंठ को धारण करने वाले तब भी महादेव। तो आंसर क्या रहेगा? योगरूढ़। अगर ऑप्शन में योगरूढ़ नहीं है और नीलकंठ आ जाता है तो आंसर रहेगा यौगिक, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं कि उनका कंठ कैसा है? नीला है। उसके बाद है वैदही। वैदही किनको बोला जाता है? माता सीता को बोला जाता है। तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है, विदेह, ठीक है, विदेह शब्द से बना है वैदही। तो आपका आंसर क्या रहेगा? योगरूढ़ बनेगा, ठीक है। आपके पास आ जाता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी को ले लेते हैं हम। महा प्लस लक्ष्मी, महान है लक्ष्मी, सिर्फ विशेषता है, तो कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द। ये ध्यान रखना अच्छे से। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, किसी भी वे में आ सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, दिए गए शब्दों में से यौगिक निकालिए, दिए गए शब्दों में से योगरूढ़ बताइए, दिए गए शब्दों में से रूढ़ बताइए, दिए गए वाक्य में से यौगिक शब्द को पहचानिए, दिए गए वाक्य में से रूढ़ शब्द को अलग कीजिए, दिए गए वाक्य में से यौगिक शब्द बताइए, दिए गए वाक्य में से योगरूढ़ शब्द बताइए। वो क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो वाक्य की सेंस में आपको देता है या शब्द की सेंस में आपको देता है। पूछेगा यही रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है। कंसेप्ट यही चलेगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, क्वेश्चन को आप जिस वे में समझोगे आंसर भी उसी तरह दोगे। अब देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले शब्द क्या है, यानी शब्द वर्णों का वह सार्थक समूह जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, या वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी जो भी आप वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओगे उसका अर्थ होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास शब्द कितने प्रकार के हैं। मुख्य रूप से शब्द के मैंने बताया 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, और तोड़ भी देते हैं तो अर्थ नहीं देते, यानी अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आंसू तोड़ नहीं सकते, आप तोड़ोगे तो अर्थहीन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जूता, आप बोलते हो घर, तो हम इन शब्दों को नहीं तोड़ सकते। ये ज़्यादातर 2 या 3 वर्णों का समूह होते हैं, यानी इनसे मिलकर बने होते हैं। दूसरा मैंने बताया यौगिक। यौगिक योग प्लस इक से बना है, यौगिक हो गया, यानी योग से बनना, 2 शब्दों के योग से बनेगा। अलग करोगे तो दोनों शब्द अपना अर्थ देंगे और दोनों शब्द मिलकर वही अर्थ देंगे जो उस पूरे शब्द का होगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का घर, और विद्यालय इकट्ठा बोला तब भी वही अर्थ दे रहा है, विद्यालय। और मैंने आपको पहचान बताई है, हमने कर्मधारय समास किया है। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है या उपमेय में उपमान का आरोप होता है। तो विद्यालय में भी क्या है? विशेषता है कि वो विद्या का घर है। तो जितने भी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल आते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वो यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद बात आई है योगरूढ़ की। योगरूढ़ मैंने बताया जो 2 शब्दों के योग से तो बनेगा, पर जब हम उनको तोड़ेंगे तो वो तीसरा अर्थ देना शुरू कर देगा। जैसे आपके पास आया गजानन, आपका अर्थ क्या निकलता है? गज का सिर जिनका, तो अर्थ देते हो आप गणेश जी। लंबोदर, लंबा है पेट जिनका, उदर मीन्स पेट, तो कौन है? गणेश जी, ठीक है। उसी प्रकार आपके पास आया श्वेतांबर, सफेद है वस्त्र जिनके, तो कौन है? माँ सरस्वती। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिनके, कौन है? विष्णु जी, ठीक है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाले, कौन है? महादेव। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, विशेषता बता दी, यौगिक। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, महादेव, तो आपका आंसर रहेगा योगरूढ़। नीले कंठ वाले महादेव, योगरूढ़। नीला कंठ खाली विशेषता बोल रहे हो तो यौगिक। वैदही माता सीता की तरफ इशारा करता है, तो आंसर क्या रहेगा? योगरूढ़, ठीक है। उसके बाद है आपके पास महालक्ष्मी, महान है जो लक्ष्मी, विशेषता बता रहे हैं, यानी कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास किसके अंतर्गत आता है? यौगिक शब्दों के अंतर्गत
आता है। तो योग रूढ़ क्या हुआ, जो हमें तीसरा अर्थ देता है, और यौगिक क्या हुआ, जो हमें विशेषता बताता है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। आगे भी हैं शब्द के भेद, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विपरीतार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, और आपका आएगा समानार्थी। ये सारे के सारे हम भाग 2 में पढ़ेंगे, यानी शब्द पार्ट 2 में। तो शब्द पार्ट 2 में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि इससे अलग और कौन से आते हैं। तत्सम शब्द आते हैं, तत्सम जो संस्कृत से लिए जाते हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं, देशज नाम से ही क्लियर है, देसी भाषा के शब्द, विदेशज जो हिंदी को छोड़कर अदर किसी भी लैंग्वेज से आते हैं, विदेशज कहलाते हैं आपके। और उसके बाद आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं, दो देशज प्लस विदेशज दोनों भाषाओं से मिलकर बनते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, यानी विपरीतार्थक, अपोजिट शब्द, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं समानार्थी, यानी जिनका एक समान अर्थ होता है। फिर श्रुति समभिन्नार्थक, यानी जो सुनने में एक जैसे लगे पर अर्थ अलग अलग हों। और लास्ट में आपका आता है श्रुति समभिन्नार्थक हो गए, ठीक है। तो और लास्ट में आते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी एक ही शब्द के अनेक नाम। तो उन सब को हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, यानी शब्द भाग 2 में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है शिव शक्ति। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।